हेलो गाइस, मैं सौम्य शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का एडू स्मार्ट हब चैनल पर। हिंदी के हमारे न्यू बैच में हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास इस पर पूरी व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु अगर उस व्याख्या में रह गया है तो वो आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम बताना है। इसमें हम लोगों ने देखा था संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट यानी कि आधुनिक भाषा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आती है पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, देन हिंदी, जिसे आधुनिक भाषा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। व्याख्या में मैंने आपको बताया है कि भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी मध्य भारतीय आर्य भाषा और तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। तो वो आचार्य हैं राजशेखर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। ये कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है। ये कहा है हेमचंद्र ने। उसके बाद है गौड़ बहो किसकी रचना है। गौड़ बहो वाक्पति राज की रचना है। अगला है प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। उसमें प्राकृत प्रकाश रचना किसकी है। ये है वररुचि की। अगला है प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं, पाली को, द्वितीय प्राकृत प्राकृत को कहते हैं और तृतीय प्राकृत कहते हैं अपभ्रंश को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, तृतीय। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। ये भी मैंने आपको बताया था, पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पतंजलि। अगला है मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत। संस्कृत तो सबसे पहले आती है, उसके बाद पाली आती है, देन प्राकृत और सबसे लास्ट में जो आती है अंतिम रूप है जो वो है अपभ्रंश। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है अपभ्रंश शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। ये जो अपभ्रंश शब्द है ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अवहट्ट, अवहंस और अपभ्रंश ये तीनों तद्भव शब्द हैं और इनमें से जो ये है अपभ्रष्ट है ये तद्भव नहीं है। अपभ्रष्ट तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। किस शताब्दी में किया गया था। वो किया गया था 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं। ये भी आप लोगों ने व्याख्या में पढ़ रखा है। इससे पहले वाला लेक्चर जो व्याख्या पर आधारित है, अगर उसे कायदे से आप लोगों ने देखा है तो आपके ये सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो रहे होंगे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश भाषा के प्राचीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। बांग्ला का विकास होता है मागधी अपभ्रंश से। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं मुनि राम सिंह। उसके बाद है दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। सबसे ज़्यादा चरित काव्य रचे गए हैं जैन साहित्य में। अगला क्वेश्चन है अशोक के समय में राजभाषा थी। अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। पाली को बौद्ध धर्म की भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। अपभ्रंश का जो परिवर्तित रूप है उसी को अवहट्ट नाम दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवहट्ट। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी का नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संदेश रासक किसकी रचना है। तो संदेश रासक रचना है अध्यय माड़ की।
ये जो रचनाएं हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कभी मिलान करने को आ जाएगा तो कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमचंद्र ने। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार, भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है वो इतिहास के आधार पर किया गया है। अगला है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के कवि थे। पौमचर्यू किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौमचर्यू रचना है स्वयंभू की। अगला है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये तीनों किस अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, और शौरसेनी अपभ्रंश को खस अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, खस। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? प्राकृत सर्वस्व जो है वो मार्कंडेय द्वारा रचित है, और मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। अगला है, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रंश का विकास अपहंस के रूप में हुआ है। उसके बाद है, अपभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो अपभ्रष्ट शब्द का विकास जो हुआ है वो अवहट्ट के रूप में हुआ है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विकास अपहंस के रूप में और अपभ्रष्ट का विकास हुआ है अवहट्ट के रूप में। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो स्वयंभू ने जो रामायण लिखी है उसमें अपभ्रंश के लिए उन्होंने अवहत्त शब्द का उल्लेख किया है। अगले प्रश्न में आपको सुमेलित करना है रचनाकारों को उनकी रचनाओं से। करकंडचर्यू के हैं रैधु, आदि पुराण पुष्पदंत, जम्बूस्वामी रासा इसके हैं धर्मसूरी, और भवस्यत कहा इसके हैं धनपाल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है? तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है दंडी ने। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण निम्नलिखित में से कौन है? ये भी क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं व्याख्या में। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण कहा जाता है हेमचंद्र को। उसके बाद है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अभ्रष्ट अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? अपभ्रंश को देश भाषा मानने वाले हैं ग्रियर्सन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? वो है याकोबी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कीथ। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अपभ्रंश ग्रंथ दिए हुए हैं और इधर रचनाकार दिए हुए हैं। यहाँ पे है कुवलय माला। कुवलय माला कहाँ? इसके रचनाकार हैं उद्योतन। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। पौमचर्यू भी करवाया था स्वयंभू, और संदेश रासक के रचनाकार हैं अदयमाण। 3-4-2-1 आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन में। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो अपभ्रंश साहित्य के पहले संपादक हैं डॉक्टर रिचर्ड पिशेल। अगला है, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? ये किया है डॉक्टर याकोबी ने। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है।
अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य जो है वो है धनपाल कृत भविष्यत कहा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। इसके बाद है स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि के साथ साथ स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भयानी ने। अगला क्वेश्चन है पउमचर्यू के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? पउमचर्यू जो काव्य ग्रंथ है इसकी रचना स्वयंभू ने की, लेकिन इसके उत्तरार्ध भाग की रचना स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने की थी। अगले प्रश्न में अपभ्रंश ग्रंथों और उनके लेखकों को सही सुमेलित करना है। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कीर्तिलता के हैं विद्यापति। अपभ्रंश काव्यत्रयी इसके हैं लालचंद्र गांधी। और अगला है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इसके हैं हेमचंद्र। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4321 4321 4321 आ रहा है यहाँ पे डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।